जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस आ रही है। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद YouTube चैनल में स्वागत है, जिसमें आज आपकी तारीख है 9 मई, जिसमें हम लोग NTA UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब चीजों की तैयारी करते हैं। और हम लोग का जो सब्जेक्ट है एजुकेशन है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है यूनिट 3। यूनिट 3 को हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं, ठीक। यूनिट 3 को हम पहले से भी पढ़ रहे हैं और इसका सिलेबस जो हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा NTA UGC नेट के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इंटेलिजेंस। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पर्सनालिटी पढ़ ली थी। पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ लिया था, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि, ठीक है, कि बुद्धि क्या है। बुद्धि के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो बुद्धि क्या होती है, जैसे हम लोग एक कह सकते हैं कि बुद्धि जो है यह अनुभवों से सीखने, समस्याओं को हल करने और हमारे ज्ञान का जो उपयोग करने के लिए अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करता है, नई स्थितियां प्रदान करता है। इनको ही हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक। इनको ही हम बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम experience, solve problems and use our knowledge to adapt to new situation. Intelligence include, मतलब बुद्धि के अंतर्गत इन सभी को हम लाभ लेने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहले पॉइंट में कहता है कि अपने परिवेश के बारे में जानने तथा समझने से सीखने और उसके साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान करता है। कहता है कि द एबिलिटी टू लर्न अबाउट, ठीक है, कहता है कि द एबिलिटी टू लर्न अबाउट, लर्न फ्रॉम, अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विथ वंस एनवायरनमेंट, ठीक है। अपने परिवेश में, उनके परिवेश में लाने की बात वो करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है कि कहता है कि दिस जनरल एबिलिटी कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज। इस सामान्य क्षमता में कई विशिष्ट क्षमताएं होती हैं। एक नए वातावरण के लिए अनुकूलन क्षमता, क्या कह रहा है, कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्वायर इट, ठीक है। फिर इसमें और कह सकते हैं, अगर इसके बहुत से तर्क निकाल सकते हैं कि बुद्धि क्या चीज होती है। बुद्धि के बारे में अगर आप बताना चाहोगे तो ढेर सारी आप डेफिनेशंस आप बता सकते हो कि मूल्यांकन करने की योग्यता होती है, एबिलिटी टू इवैल्यूएट एंड जज करने की, मूल्यांकन और न्याय करने की भी होती है एबिलिटी, कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, रिश्तों को, रिलेशनशिप को समझने की एबिलिटी होती है, ठीक है। कहता है कि एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंसेड रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये अनेक प्रकार की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे कि बुद्धि के कंसेप्ट को सबसे पहले किसने बताया था। तो बुद्धि के बारे में ढेर सारी आपको कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। बुद्धि के बारे में ढेर सारी कहानियां हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो कह रहा है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि जो है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल इसमें चीजें। बुद्धि को अगर हम देखें तो बुद्धि को बहुत से लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट बताया है, अमूर्त बताया है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे। बुद्धि क्या है, बुद्धि अमूर्त रूप से दिखाई देती है। लेकिन अगर हम कहें कि बुद्धि की सर्वप्रथम किसने बात करी है या इसके प्रतिपादक कौन है, तो सबसे पहले यही मन में आता है कि बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम बुद्धि की परिभाषा या बुद्धि के बारे में या इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो यूनानियों ने बताया था। किसने बताया था, यूनान देश के यूनानी लोगों ने बताया था बुद्धि के बारे में। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो शक्तिशाली है वह बुद्धिमान है,
उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि जो शक्तिशाली है वो बुद्धिमान है। ये यूनानियों ने सबसे पहले बात कही थी। फिर दूसरे पॉइंट पे आता है कि बुद्धि की व्यवस्थित परिभाषा जो है 19वीं शताब्दी में एविंग हॉज ने दी थी। किसने दी थी? एविंग हॉज ने। एविंग हॉज, ठीक, एविंग हॉज ने बुद्धि की परिभाषा जो है 19वीं शताब्दी में, इसके बाद ये सबसे पहले यूनानियों ने दिया, फिर इसके बाद एविंग हॉज ने कहा। एविंग हॉज ने क्या कहा? एविंग हॉज ने कहा बुद्धि जो होती है, बुद्धि संकलन तथा मिश्रण की एक योग्यता होती है। ठीक, कहते इंटेलिजेंस, कहते इंटेलिजेंस एबिलिटी टू क्या क्या संकलन, क्या कहते हैं? कलेक्शन एंड मिक्सर। ठीक है, कलेक्शन एंड मिक्सचर है। कलेक्शन एंड मिक्सचर किसकी है? एबिलिटी। कहते हैं इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड मिक्सचर टू एबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर ये बताते हैं, तो इन्होंने क्या बताया, इनकी परिभाषा याद रखना कि बुद्धि संकलन तथा मिश्रण की एक योग्यता है। ये ही मुख्य इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली परिभाषा इन्होंने ही दिया था हम लोगों को। फिर व्यवस्थित क्रम के आधार पर अगर हम देखें तो व्यवस्थित क्रम के आधार पर अब बुद्धि की परिभाषाएं चलेंगी या बुद्धि के सिद्धांत चलेंगे। तो बुद्धि की परिभाषा कह लें या बुद्धि का बहुत अच्छे तरीके से सिद्धांत कह लें या किसी भी चीज के बारे में कह लें, तो बिने ने 1905 ईस्वी में विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। मतलब पूरे विश्व में पहली बार 1905 में अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बुद्धि परीक्षण किया था। और इस बुद्धि परीक्षण को करने के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को सबसे पहले बुद्धियों के नाम पता होने चाहिए, तभी हम लोग उसके बारे में कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि के नाम को डिस्कस करें। आप जितने लोग जुड़े हैं बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? श्रद्धा, स्निग्धा? ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले एग्जाम में जो आता है, सबसे पहले इनके नाम आते हैं कि किसने क्या दिया है। तो सबसे पहले इनके अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अप्रोचेस ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। चलो अप्रोचेस हम लोग लिखते हैं फटाफट, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनको बहुत कायदे से हम लोगों को लिख लेना है। सबसे पहले आता है अप्रोचेस। ठीक, क्या कह रहा है? अप्रोचेस, अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस। और आपको मैं बता दूं, यूनिट 7 को हम रिकॉर्डेड ही आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सुबह जो है आपकी साइकोलॉजी चलती है और रात को आपकी रिसर्च चलता है, तो मेरे पास लाइव को देने का थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है, तो इसलिए हम रिकॉर्डेड, यूनिट 7 छोटी है और रिकॉर्डेड दे देंगे, तो उसमें ज्यादा आपका फायदा होगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा सविता जी? हाँ सर, कल देखे जो डाउट होगा फिर आप डाउट सेशन कर दीजिएगा लास्ट में। हाँ, डाउट सेशन जरूर करेंगे उसके लिए। हाँ, डाउट सेशन के बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। चलिए, तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है कि हम लोग को अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन से इन्होंने दिया है। ठीक है, इनके सिद्धांत या इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, हाँ बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? कोई नहीं, चलो चलो। सबसे पहले अब आपको एक ग्राफ बनाना है, बहुत बेहतरीन ग्राफ बनेगा, जिसमें आप लोग नोट करोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। सबसे पहले पहले पॉइंट पे एक नंबर पे पहला आता है यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी आता है। यूनिटरी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? यूनिटरी आता है, कभी कभी इसी को यूनिफैक्टर बोलते हैं आप। यूनिफैक्टर बोलते हैं आप। ठीक है,
यूनिफैक्टर बोलते हैं। तो इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, एक कारक या एक तत्वीय। क्या बोलते हैं, एक तत्वीय या एक कारक, एक तत्वीय या कारक। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, बिनेट ने। ठीक, बिने बोलते हैं इनको। ठीक, अल्फ्रेड बिने के नाम से जो जानते हैं। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरे में, ठीक है, दूसरे में आपका आता है टू फैक्टर थ्योरी आती है आपकी, दो कारक सिद्धांत। क्या आता है, टू फैक्टर थ्योरी आती है। क्या आता है, दो कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत। इसको किसने दिया है बताओ, दो कारक सिद्धांत को। इसका सन भी लिखते चलो ना, इसका सन है आपका 1905 में दिया था। ठीक, ये है। अब दो फैक्टर या टू फैक्टर थ्योरीज का कब आया था ये, गार्डनर ने दिया। क्या हुआ, स्पीयरमैन ना, हाँ स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें हम लोग जी और एस फैक्टर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जी और एस, स्पीयरमैन हो गया। ठीक है, ठीक, स्पीयरमैन क्या, फिर इसमें हम अगर देखेंगे तो ये सिद्धांत कब आया था आपका, स्पीयरमैन वाला, बताओ। ये जो है स्पीयरमैन वाला हम लोग को कहीं कहीं 1904 में दिखाई देता है ना, 4 में पढ़ने को मिलता है। हाँ बोलिए। नहीं सर, आप कंटिन्यू। ठीक ठीक, ये कभी कभी हम लोग को 1900 कभी क्या 1904 में शो होता है, लेकिन वन फैक्टर पहले आता है, फिर ये बाद बनाया इन्होंने 4 में था, लेकिन पब्लिश ये बाद में हुआ था, 1905 के बाद हुआ। तो वन फैक्टर हो गया, मतलब यूनि फैक्टर या वन फैक्टर हो गया, टू फैक्टर हो गया। टू फैक्टर आता है आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी, आपका आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक, मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब मल्टी फैक्टर थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकारक सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, लिखेंगे बहुकारक सिद्धांत। ठीक, तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था बताओ जरा। दो नाम हम लोग को हमेशा इसमें दो नाम मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से मिलेगा, एक थर्स्टन मिलेगा और दूसरा थॉर्नडाइक मिलेगा। तो एक मिलेगा थर्स्टन, ठीक है, एक मिलेगा थर्स्टन। और कभी कभी हम लोग को इसमें थॉर्नडाइक का नाम भी मिलता है। किसका नाम मिलता है, कभी कभी एग्जाम में थॉर्नडाइक का नाम भी देते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन आएंगे तब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, अंजू सिंह जी आप बताओ। अगर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो दोनों में से कौन से ऑप्शन को आप लगाओगे, अंजू सिंह जी को मेरी आवाज आ रही है, हेलो, अंजू सिंह को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताएं। चल कोई नहीं। तो सबसे पहले मल्टी फैक्टर थ्योरी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है थर्स्टन और थॉर्नडाइक का नाम आता है, लेकिन हम अगर कहीं पर भी इन दोनों का नाम एक साथ आता है तो किसको हम प्रिफर करेंगे, तो इसको हम प्रायोरिटी, इसको प्रिफर हम जल्दी इसको प्रिफर करेंगे। ठीक, इसको हम प्रिफर करेंगे सेकंड पे वो होगा। फिर आता है इसके नंबर 3 पर। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे कौन सा आएगा, नंबर 4 पे, चलिए ठीक है, ठीक है, नंबर 4 पे आपका कौन सा आएगा,
हाँ, नंबर 4 पे आपका आएगा ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आपका आएगा क्या आएगा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को बोलेंगे समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत बताओ किसने दिया है? समूह कारक सिद्धांत बताओ, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? दिया था तो लिखा है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किस सन में आया था? तो मल्टी फैक्टर थ्योरी आपका 1920 में आया था, ठीक, 1920 में। अब इसको जो है इसमें भी थर्स्टन का नाम आता है, ठीक है, थर्स्टन का नाम आता है। थर्स्टन के साथ साथ एक नाम और आता है, एक का नाम आता है आपका क्या? बर्ड का नाम आता है। किसका नाम आता है? बर्ड का। वर्ड। बर्ड का नाम आता है। तो बताओ, बर्ड, जब बर्ड का नाम आता है तो दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे हम? थर्स्टन को देंगे या बर्ड को देंगे? थर्स्टन को ही देंगे ना। थर्स्टन को ही देंगे। इन केस नहीं मिलता है तब हम जाके बर्ड को देंगे। तो प्रायोरिटी इन्हीं को ही हम देंगे, प्रायोरिटी इन्हीं को हम देंगे। इन केस नहीं मिलता है तब जाके। और ये आपका समूह कारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो समूह कारक सिद्धांत आपका किस सन में आया था? इसको बोलते हैं थर्स्टन, लिख दिया पहले, थर्स्टन और बर्ड, ठीक। और ये आपका आया था 1938 में। सन क्यों बता रहे? क्योंकि इनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। वो ये आपका यूनिट फैक्टर को नंबर 1 पे रखें, ये क्रम वाइज ऐसे ही चलेगा आपका। फिर इसके बाद 4 का नंबर 5 आता है। नंबर 5 पे आपका क्या आएगा? नंबर 5 पे आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो क्या करेंगे? ये किसने दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस? बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस अगर हम पढ़ेंगे तो किसने दिया है? बताइए। हेलो, गिलफोर्ड ने दिया था। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करेंगे तो गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड। ठीक, गिलफोर्ड बोलते हैं। इसी को एक और नाम से हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को। बताओ, दूसरा नाम इसका क्या है? थ्री डायमेंशियल है ना, क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशन वर्ड। हाँ, याद रखिएगा। दूसरा नाम भी इसको सबसे ज्यादा यही नाम पूछा है, थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन जिसको बोलते हैं त्रिविमीय, त्रि त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है। थ्री डायमेंशन जो होता है ये गिलफर्ड ने दिया था। फिर इसके आ जाता है हायरार्किकल अप्रोच आता है आपका। नंबर 6 पे आता है हायरार्किकल अप्रोच, ठीक है। हायरार्किकल अप्रोच किसने दिया था? ठीक है, हायरार्किकल अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो हायरार्किकल अप्रोच किसने दिया था? बताओ, पदानुक्रमिक सिद्धांत जो होता है वह किसने दिया था? पदानुक्रमिक वाला। अरे इसको दिया था बर्ट और वर्नर ने दिया था। हाँ, बर्ट और वर्नर ने दिया था। वर्नर जी। हाँ, ठीक है। हायरार्किकल की बात करेंगे, बर्ट और वर्नर ने दिया था हायरार्किकल थ्योरी, ठीक है। हायरार्किकल अप्रोच है इसको बोलेंगे ना, अप्रोच। तो इसको बोलेंगे पदानुक्रम,
पदानुक्रमिक, ठीक है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत या पदानुक्रमिक थ्योरी की बात करेंगे तो बर्ट एंड वर्नन ने दिया था। किसने? बर्ट एंड वर्नन, ठीक, बर्ट एंड वर्नन। लेकिन यहाँ पर यदि हम इसके सेशन को सन को लिखते जा रहे हैं तो हम बात करेंगे कि ये जो बुद्धि का मॉडल है, 3 डायमेंशन मॉडल, ये किस सन में दिया गया था? तो ये 1967 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। फिर वहीं पर हायरार्किकल या पदानुक्रमिक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो पदानुक्रमिक सिद्धांत कब दिया गया था? तो ये दिया था 1960 में। कब दिया था? ये 1960 में दिया गया था आपका। फिर नंबर 7 पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नंबर 7 पे आपका आता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। ये किसने दिया था? फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। बताओ किसने दिया था क्रिस्टलाइज की वाला? फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज जो है कैटल का है। तरल और ठोस, इसको तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो कैटल ने दिया था आपका, ठीक। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। और किस सन में दिया था बताओ तरल और ठोस का सिद्धांत? क्या हो गया? हाँ, इसको जो है तरल और ठोस की बात करेंगे तो इसको जो है 1963 और 1966 के बीच का हमारे नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। हाँ, 1963 है ये, 1966, तो 1963-66 के बीच में ये दिया गया है। 63 से 66 के बीच, 1963 से 1966 के बीच ये दिया गया है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद और कौन सा बचता है? ये फिर आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किसने दिया है बताओ? इसी को यहीं पे लिख लो नंबर 8 पे, इंफॉर्मेशन। इसको स्टर्नबर्ग ने दिया था। हाँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर सूचना प्रक्रिया की बात अगर करेंगे तो स्टेनबर्ग की है, स्टेनबर्ग की है, ठीक है। स्टेनबर्ग ने दिया ये, ठीक। फिर वहीं पर नंबर 9 की बात करेंगे तो नंबर 9 पे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी एक आती है आपकी, ठीक है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी आती है। तो मल्टी इंटेलिजेंस किसने दिया है? एक आपने पढ़ा है मल्टी फैक्टर, दूसरा पढ़ रहे हैं आप मल्टी इंटेलिजेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। गार्डनर। इसका लास्ट लिखो ना, इसका लास्ट लिखो, 1966 लिखो, ठीक है, ये सही है। फिर क्या आता है? मल्टी, ठीक, मल्टी इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस ना, मल्टी नहीं मल्टीपल, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है बताओ? मल्टीपल इंटेलिजेंस अभी आपने बताया गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने दिया है। जब गार्डनर ने दिया यहाँ पर तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर 3 और आते हैं आपके, आता है एक आता है इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। क्या आता है आपका? नंबर 10 पे नीचे दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किसने करी है? गोल्डमैन। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक, भावात्मक बुद्धि की बात करी है तो इसको करी है गोलमैन ने करी है। किसने करी है? गोलमैन ने करी है, गोलमैन ने बात करी है, ठीक है, गोलमैन ने बात करी है। फिर इसके बाद अब आपका और आता है सोशल इंटेलिजेंस की बात किसने करी है बताओ? यहीं पर हम बात करेंगे नंबर 11 पर। तो सोशल इंटेलिजेंस की बात किसने करी है? सोशल इंटेलिजेंस की बात
सामाजिक बुद्धि की बात तो इन्होंने इसकी बात करी थॉर्नडाइक ने करी। किसने? थॉर्नडाइक ने करी है। ठीक है, तो ये आपके 11 है, 11 के 11 आपको एक ही क्लास एक ही बोर्ड में पूरे के पूरे लिखे हैं। अब इसको अगर आप अपने स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने पास रखो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर देगा। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ सबको, फिर इसके बाद हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? साफ करें इसको, बताओ। चलो इसको हम साफ करते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें ये कह रहा है। इतना समझ में आया सबको? बताओ, सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हुए? सबको क्लियर हो गया होगा इतने पॉइंट्स में भी? किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? चलो अब हम लोग चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी आपकी आएगी, जिसको बोलेंगे एक कारक एक तत्वी, एक कारक होता है एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? तो एक कारक सिद्धांत में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? ठीक है, इसमें हम लोग जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को क्या चीज रहेगा बताओ? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में इसको जो है अगर हम देखते हैं तो अल्फ्रेड बिने जो है, अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। इसको किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। बिनेट का नाम आता है, फाउंडर है ये। ठीक, फाउंडर है ये बिनेट नाम, ये नाम फाउंडर। क्या मेरी आवाज आपको आ रही नहीं आ रही? बताओ पहले आप सभी बताइए, आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। ठीक है, हाँ तो बिनेट, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि इसी को अविभाज्य सिद्धांत भी कहते हैं। यूनिफैक्टर मतलब इसको एक कारक सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको विभाजित नहीं किया जाता। इन्होंने बिने ने क्या कहा? बिने ने कहा कि इनकी देखिए मेन थीम क्या थी, थीम को पकड़े। इन्होंने कहा किसी भी बालक की बुद्धि जो होती है वह एक अविभाज्य इकाई होती है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम तोड़ ना सके, जिसको हम डिवाइडेशन ना कर सके। तो इन्होंने कहा किसी भी बालक की बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जो सभी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो मेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या करती? कंट्रोल करती। तो इनकी लाइन है कि जब किसी भी बालक में, जब क्या कहते, किसी भी बालक की बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जो मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो कहते हैं, तो पूछा गया कैसे करती है? तो उन्होंने कहा कि जब बालक की बुद्धि किसी समस्या का समाधान करने जाती है, मान लो कोई हमारी बुद्धि है किसी समस्या का समाधान करने जाएगी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएगी, तो पूरी संपूर्ण बुद्धि जो है सक्रिय होकर एक समूह में एक ही प्रकार का कार्य करती है। मतलब हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग जो है हर जगह नहीं भागेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान देंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट पे पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी क्षमता आपकी लग जाएगी उसी में। ठीक है, ये कहता है इसमें। ठीक है, और अगर यूनिफैक्टर की बात करें तो इसको जो है इसमें हो गया, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ वन हैज अ fund of intelligence he can enlist it to any area of his life। मतलब कहते हैं कि यह जो है, इसको अगर हम देखेंगे इसमें व्यापक इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी के पास बुद्धि का कोई कोश है तो वह उसका उपयोग कर सकता है। उसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में मनुष्य जो कुछ भी सोचता है और करता है। जैसे हम देखते नहीं है, कहते हैं कि भाई
आप ढेर सारे लक्ष्य को मत बनाइए, आप एक ही लक्ष्य को, एक ही एम को बनाइए और पूरी की पूरी ताकत उस पर झोंक दी। मतलब ताकत झोंकने मतलब हो गया कि आपका माइंड कहीं और ना भागे, आपकी बुद्धि कहीं और काम ना करे। यदि मान लो हम बैठ के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ते पढ़ते हमें कोई और काम भी मेरे माइंड में चल रहा है, तो उस समय आपका माइंड में दो चीजें चलेंगी। तो वही विनय ने कहा कि एक समय में एक ही काम किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक समय में एक ही काम किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि विनय ने क्या कहा था, बताओ सबको, क्लियर है पॉइंट? है ना? अब इसमें इसमें कई प्रकार की इन्होंने क्षमताएं बताई हैं, इन्होंने इंटेलिजेंस में कई प्रकार के, तो इन्होंने बताया कि रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इसमें आता है। क्या आता है? नंबर 1 रीजनिंग, ठीक है, क्या आता है? रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल आता है, रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल आता है, आपका मटेरियल आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तर्क सामग्री जो होती है आपकी। फिर आपका इसमें दूसरे में क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है आपका, क्लियर? कॉम्प्रीहेंशन आता है आपका, जिसको तुलनात्मक रूप में बोलते हैं हम लोग। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट, मतलब विचारों की स्पष्ट दिशा दिखाई देती है। क्या होती है? क्लियर, क्या बोला? क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट, ठीक, क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट आता है। फिर इसमें और आता है सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग आती है। क्या आती है? सेल्फ, नंबर 4 सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग आती है। सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग को हम बोलते हैं आत्म आलोचनात्मक विचार। क्या बोलते हैं? आत्म आलोचनात्मक विचार आते हैं आपके, ठीक, आत्म आलोचनात्मक विचार आता है इसमें आपका। फिर और क्या था? तो यहाँ पर इतने ये हो गया आपका, तो ये आपका यूनिट फैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी में आपकी इतनी चीजें आती हैं। अब आते हैं बात दूसरे पॉइंट पे कि टू फैक्टर थ्योरी की हम बात करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसके फाउंडर के नाम लिखेंगे। इसके फाउंडर कौन है? आपके स्पीयरमैन, ठीक। स्पीयरमैन ने क्या कहा? जब विनय जो है एक बुद्धि की बात करते हैं, एक कारक सिद्धांत की बात करते हैं, वहीं पे फिर क्या स्पीयरमैन मिलते हैं हमको। तो स्पीयरमैन अपनी कहानी क्या बताते हैं? स्पीयरमैन कहते हैं कि भाई कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए बुद्धि हमारी जो है दो तरीके से कार्य करती है। तो पूछा गया कि भाई दो तरीके से आप बता रहे हो, वो दो तरीका हो है कौन सा? तो 1904 में इन्होंने बताया। लेकिन इसकी बात जो है इन्होंने दो बुद्धि के दो प्रकार माने हैं। कौन कौन से? एक जनरल फैक्टर है, जनरल फैक्टर, ठीक, सामान्य कारक है एक, और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक, इसको बोलते हैं विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। तो इसको जनरल को जी बोलते हैं, जी फैक्टर, और स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर बोलते हैं। इन्होंने जी और एस फैक्टर की कहानी बताई है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? जी फैक्टर और सामान्य फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों में देखो डिफरेंस भी बताएंगे। चलो जी यहां लिख लेते हैं और एस यहां लिख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस, दोनों में चीजें ये बताएंगे। इन्होंने कहा कि जी और एस फैक्टर में बताया कि जो आपका जी फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं मानसिक, इसको हम बोलते हैं मानसिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसिक ऊर्जा बोलते हैं, मेंटल एनर्जी।
मानसिक ऊर्जा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है? अब जी फैक्टर होता क्या है? तो ये कहते हैं यह एक सामान्य योग्यता कारक होता है। यह जो है जन्मजात मिलता है। ठीक है भाई, यह एक सामान्य योग्यता पर आधारित है, ये एक विशिष्ट योग्यता पर आधारित है। ये बाय बर्थ मिलता है, बाय बर्थ मिलता है। ठीक, बाय बर्थ मिलता है। जबकि आपका एस फैक्टर जो होता है, एस फैक्टर कैसे मिलता है? एस फैक्टर जो है हमेशा ये अर्जित, मतलब कि इसको एब्जॉर्ब कलेक्ट करना पड़ता है। ये कलेक्ट, जुड़ गए सब लोग? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल और स्पेसिफिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होता है? बाय बर्थ मिलता है, इसमें हमें कलेक्ट करना पड़ता है। ये क्या होता है? फिर ये आता है रियल मेंटल पावर होती है, इसको बोलते हैं, जनरल को बोलते हैं रियल मेंटल पावर। रियल मेंटल पावर होता है ये। जबकि ये क्या होता है? ये परिवर्तन इसमें संभव होता है, मतलब इसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये चेंजेबल होता है। ठीक, चेंजेबल होता है, हम इसको बदल सकते हैं। ये क्या होता है? ये व्यक्तियों में क्या होता है? ये व्यक्तियों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। ये व्यक्तियों में सब में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, आपका जी फैक्टर, लेकिन वहीं पर एस फैक्टर है, एस फैक्टर भी सब लोगों में अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पर चेंजेबल, यहाँ पे चेंज करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है आपकी। ठीक है, चेंज होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। तो जी और एस फैक्टर मेरे हिसाब से आप लोग अब समझ गए होंगे। बताओ समझे कि नहीं समझे, कि और बताएं इसके बारे में, बताओ। हेलो, थोड़ा सा और डील। हाँ और डीप, अब इसको और जानना चाहते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल समझेंगे। इसमें कहता है, इन्होंने ये स्पीयरमैन ने कहा कि बालक की बुद्धि में कोई भी दोनों कारक एक समय में पूर्ण नहीं होता है, अतः जब कभी कोई काम करते हैं तो काम करने में ये मिलजुल कर योगदान करते हैं। क्या करते हैं? ये मिलजुल कर योगदान करते हैं हम लोगों में। जैसे इन्होंने कहा कि जी और एस जो फैक्टर है, इसके अतिरिक्त और भी देखते हैं इसमें जी और एस में क्या कहता है इसमें। ठीक, इसमें इसे जो है मानसिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं, ये भी सही है आपका। अब जी फैक्टर की आपने बताया, तो सबसे पहले बोलेंगे इसकी क्वालिटीज की हम बात करेंगे, कहेंगे इट इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। मैंने बताया यह एक सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता होती है। फिर कहते हैं कि इट इज जनरल मेंटल एनर्जी। ठीक है, तो यह एक सामान्य ऊर्जा, यह एक सामान्य मानसिक ऊर्जा होती है। फिर इट इज कांस्टेंट, तो यह एक स्थिर अवस्था में रहती है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए जी और एस फैक्टर में कौन सा गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। आप कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, तो क्या ये पहले से डिसाइड था क्या? नहीं, ये इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। लेकिन उसके अंदर एक कह सकते हैं स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हम कोई चीज सीख रहे हो, किसी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार जब हम करते हैं, सीखते हैं, तो वो आपका किसमें आता है? स्पेसिफिक में आपका आता है उसमें। क्लियर ये पॉइंट। फिर इसमें और कह सकते हैं कि इसका उपयोग जीवन के प्रत्येक कामों में हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति में जी फैक्टर जितना बड़ा होता है, जीवन में उसकी सफलता उतनी अधिक होती है। जैसे किसी की बुद्धि ज्यादा तेज होती है, क्यों तेज होती? क्योंकि उनमें जी फैक्टर ज्यादा होता है। और कुछ लोगों को सफलताएं देर मिलती है, तो उनमें जी फैक्टर कम होता है। तो वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक, कहने का मतलब जी फैक्टर वालों को मेहनत कम और स्पेसिफिक फैक्टर वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? अब एस फैक्टर की वही बात करें तो एस फैक्टर में क्या कहते हैं? एस फैक्टर में कहता है कि यह जो है पर्यावरण में सीखे हुए और अर्जित करते हैं, मतलब कहते हैं इट इज लर्न
एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरमेंट की बात करते हैं कि यह जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, सीखते हैं, उठना बैठना सो ये सब चीजें सीखते हैं, ठीक है, ये सब चीजें करते हैं। फिर कहते हैं कि यह एक ही व्यक्ति में एक ही व्यक्ति में अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग चीजों में दिखाई देती है। कोई किसी चीज को सीख रहा है, कोई किसी चीज को, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो ये सब चीजें जो है अलग अलग ये एस फैक्टर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है एबिलिटी अलग अलग होती है। एस फैक्टर की एबिलिटी अलग अलग अप्रोचेस में हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ इतने। यस। ठीक है, अब जब ये हो गया फिर इसके तीसरे पॉइंट पे हम चलेंगे। तीसरा आपका आएगा, इसी में एक लाइन और याद रखना, टू फैक्टर है तो कहीं कहीं आपको थ्री फैक्टर थ्योरी भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा थ्री फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया था। इसी में अब थ्री फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या जोड़ा था? स्पीयरमैन ने इसको लिख लेंगे थ्री फैक्टर। थ्री फैक्टर थ्योरी, ठीक, थ्री फैक्टर की बात भी किसने किया था? स्पीयरमैन ने जी माना था और एस माना था। तीसरा फैक्टर क्या माना हुआ? तीसरा फैक्टर कोई बता सकता है? बताओ। तीसरा फैक्टर इन्होंने माना है लैंग्वेज ग्रुप फैक्टर, ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। इन्होंने तीसरा कारक या तीसरा भाग जो है आपको लैंग्वेज को माना है, लैंग्वेज ग्रुप फैक्टर, समूह कारक को भी माना है, इसलिए इसी को त्रिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, आगे चलकर ये त्रिकारक सिद्धांत में मिलकर बना था। तो ये किसने दिया था? अगर एग्जाम में आ जाए कि थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो स्पीयरमैन ने ही दिया था। आपको गलत नहीं करना है ये पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? बताओ क्लियर है ना? अब हम चलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी पर। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बताओ। मल्टी फैक्टर की बात, तो मल्टी फैक्टर आपको दो नाम मैंने बताए थे, एक थर्स्टन बताया था और दूसरा क्या बताया था मैंने? थर्स्टन और थॉर्नडाइक बताया था। थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और थॉर्नडाइक का भी हम देख लेंगे। ठीक, थॉर्नडाइक का भी हम देखेंगे। अब इसमें क्या था? इसमें कहते हैं कि बुद्धि जो है आणविक सिद्धांत पर आधारित है। इसी को आणविक सिद्धांत मतलब कहते हैं। आणविक अणु को क्या कहेंगे हम लोग? मॉलिक्यूल ना, इसी को मॉलिक्यूल या इसी को एटम सिद्धांत, एटम थ्योरी बोलते हैं, मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, बालू का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। तो इसको तीन नाम से बोलते हैं, ठीक, इसको तीन नाम से हम बोलते हैं। एक बोलते हैं आणविक, मॉलिक्यूल, फिर एक आता है परमाणु, ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणुवादी सिद्धांत बोलते हैं, एटॉम, ठीक है, एटॉमिक बोलते हैं। फिर इसी को बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, बालू का सिद्धांत भी इसी को ही बोलते हैं। इन्होंने इसका बालू का सिद्धांत का कहने का मतलब ये ऐसे बनाया, इन्होंने अनेक प्रकार के चीजों की बात करी कि कोई बालक जो है किसी एक समस्या का सॉल्व करने जाता है तो उसके अंदर जितने भी योग्यता होती, योग्यता कारक जितने भी बुद्धि के कारक होते, सब एक साथ कहते कि जब बालक की बुद्धि कोई मानसिक कार्य करने के लिए जाती है तो कोई एक आंशिक रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसमें देखिए इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक, कहानी क्या इंटरेस्टिंग है ये जान लो, ठीक है। इसमें क्या बताया इन्होंने?
इन्होंने बताया है कि जब कभी कोई बालक किसी समस्या को या किसी कार्य को मानसिक रूप से कार्य करने जाता है तो उस कार्य के लिए कोई एक आंशिक रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है। मान लो बहुत ढेर सारी बुद्धियां एक साथ हैं, अब उस ढेर सारी बुद्धियों में कोई एक ऐसा है जो आगे आकर उस काम को करने के लिए तैयार होता है, ठीक है, उस काम को करने के लिए तैयार होता है। तो कार्य संचालन की प्रक्रिया में अनेक छोटे छोटे जो कारक होते हैं, अनेक छोटे छोटे जो फैक्टर होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, उनको मिलाकर, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको मिलाकर जो काम करता है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो छोटे छोटे कारक होते हैं वो मिलकर कार्य को संचालित करते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग बालू सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें हम लोग मानते हैं यहां पर। बताओ क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो यहां पर इन्होंने ये बोला है कि यहां पर इसी इन्होंने दो कारक सिद्धांत के आधार पर दो कारक सिद्धांत का खंडन करने के लिए इस सिद्धांत को दिया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि इन्होंने किसके थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग पढ़ा ना। अब थॉर्नडाइक और थर्स्टन दोनों का नाम आता है। थॉर्नडाइक ने भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है बहुकारक सिद्धांत में। तो इसमें कहते हैं थॉर्नडाइक ने क्या कहा? थॉर्नडाइक ने कहा कि समान बुद्धि के सिद्धांत का विरोध किया इन्होंने, और उन्होंने प्रस्ताव किया है कि विशिष्ट कारक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ही प्रपोज्ड दैट दे आर स्पेसिफिक स्टिमुली एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, मतलब उत्तेजना और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ई.एल. थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का ये जो है बहुकारक सिद्धांत जो है, उनके अनुसार बुद्धि एक सुविधाजनक नाम से ज्यादा कुछ नहीं है। इन उत्तेजनाओं के भी मतलब जो आपका स्टिमुली और स्पेसिफिक रिस्पांस होता है, इसी को इन्होंने बेस बनाकर बताया है इन्होंने। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम देखेंगे थर्स्टन के बारे में तो जान गए, लेकिन थॉर्नडाइक ने इसको जो है इसमें 3 पॉइंट माने हैं। ठीक है, अब थॉर्नडाइक ने इसमें 3 पॉइंट माने हैं। ठीक, थॉर्नडाइक ने इन्होंने 3 चीजें मानी है। अब 3 चीजें कौन कौन सी है? बुद्धि के 3 वो माने, आपके 3 प्रकार माने हैं। क्या माने? 3 प्रकार माने हैं। सबसे पहले ये माना है कि सामाजिक बुद्धि। क्या माना है? सबसे पहले सामाजिक, जिसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, जिसको हम सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। दूसरी आपकी मूर्त या स्थूल बुद्धि होती है। ठीक है, मूर्त या स्थूल बुद्धि होती है। ठीक है, मूर्त या स्थूल बुद्धि होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्त या स्थूल को हम क्या बोलेंगे? जो चीज दिखाई देती है जिसको हम टच, अब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि बोलते हैं। फिर इसके आ जाता है कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसको अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्रीट इंटेलिजेंस होता है। कंक्रीट इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। एग्जाम में यही आपका आता है, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसको अमूर्त बुद्धि हम लोग बोलते हैं, ये उसी में आपका आता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतने पॉइंट समझ में आ गए सबको? बताओ। यस सर। फिर इसके बाद अब आपका क्या आएगा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी आएगी। क्या आएगी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी आएगी, जिसमें जो है 7 जो फैक्टर है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको पढ़ेंगे। जिसमें क्या है कि वर्बल मीनिंग है,
परसेप्चुअल स्पीड है, स्पीच है आपका, रीजनिंग, नंबर, रोड और वर्ड फ्लुएंसी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग कल करेंगे। आज की डेट में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से आपके इंटेलिजेंस है, और तीन इंटेलिजेंस की थ्योरीज को हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी हम लोग कल की डेट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को। आप मिलते हैं हम लोग शाम को। ठीक है, तब तक के लिए सभी को, सभी का दिन शुभ हो। ठीक है, जय हिंद सभी को।